तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेसन नंबर 8। और आज हम बात करेंगे, किसके बारे में करेंगे। लिखा तो हुआ है यार, फिर क्यों पूछते हो। लेकिन सबसे पहले लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में दो चीजें होंगी। एक तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी लास्ट में करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं, दो चार क्वेश्चंस करेंगे फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग, जो कि गेट में आते हैं। तो हम उठाएंगे 2024-25 के गेट के पेपर में, देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर क्या आया है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम खोल चुके हैं गेट 2024 आईएससी बेंगलुरु का पेपर। तो गेट का वैसे तो आपको पैटर्न पता ही होगा कि तो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन एक आया है, बाकी सारे मुझे एप्टीट्यूड और जनरल मैथ्स क्वेश्चन दिख रहे हैं। ऑल ऑफ द 10 क्वेश्चंस, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोबारा मत रिवाइज करिएगा। उस क्वेश्चन को अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसको भूल के सारा पेपर पहले करिए, बाद में लास्ट में उस पर आते हैं। अच्छा, अभी हमें क्या देखना है, सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन देखना था। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सी प्रोग्राम के दो क्वेश्चन आ गए इसमें, और अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट देखी है तो ये तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एंड इफ यू सी गेट के पेपर में वी हैव 65 क्वेश्चंस एंड यू हैव 3 आवर्स टू डू 65 क्वेश्चन। करीब पौने 3 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे स्पेंड करने होते हैं। बट ये जो 1 मार्क वाला सेक्शन होता है, इसमें मोस्टली जो भी थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो तो कुछ सेकंड्स में हो जाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी वाला तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा। तो वहां से जो समय बचे वो आप न्यूमेरिकल्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो अपना ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले इसको अच्छे से करेंगे। अच्छे से करने के बाद देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर कैसे हो सकता है। सो वी हैव 4 प्रोसेसेस रिप्रेजेंटेड एज गिवन बिलो, where for each process the first value is its arrival time and second value is its CPU burst time। ठीक है, सो अराइवल टाइम तो आप समझ ही गए होंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अराइव हुआ, कौन से सीपीयू का साइकिल चल रहा था तब। और बर्स्ट टाइम एक्चुअली हमने टर्म की बात की तो नहीं है, बट बर्स्ट टाइम आप बस ये समझ लीजिए कि इतने सीपीयू साइकिल्स लेता है कंप्लीट होने के लिए, दैट इज बर्स्ट टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द एवरेज वेटिंग टाइम व्हेन preemptive shortest time remaining first and non-preemptive shortest job first CPU scheduling algorithms are applied to the process। तो यहाँ पे इन्होंने चीजों को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। जो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग होता है, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग होता है, उसको ट्विस्ट करके इन्होंने कर दिया है शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट एंड दैट इज ऑल्सो प्रीएम्प्टिव। तो अब होगा क्या, जैसे दो प्रोसेस हैं P1 और P2, इसके 2 सेकंड बचे, इसके 2 साइकिल बचे, इसके 2 साइकिल, तो कोई भी हो सकता है P1 चल रहा हो। जैसे इसका एक साइकिल बचेगा P1 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लेट्स से इनके 20-20 साइकिल्स थे, हमारा P1 चल रहा है 19-18 कुछ इस तरीके से। तीसरा कोई प्रोसेस आता है P3 और उसके 10 ही साइकिल्स हैं, तो ये हट के ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा 9-8 something like this। So that is preemptive shortest time remaining first and similarly we have non-preemptive shortest job first। तो shortest job first तो हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या होता था। तो shortest job first में अगर ये आया है 10 और ये 5, तो हमारे पास अगर ये दोनों सेम टाइम पे है तो ये शेड्यूल कर देंगे, जब तक खत्म नहीं होगा उसको वापस नहीं उठाएंगे। सो ऐसे भी क्वेश्चंस गेट में थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे। राउंड रॉबिन में आपसे बोल देंगे कि इसमें शॉर्टेस्ट जॉब करना है, लाइक टाइम क्वांटम फिक्स है, अगर 7 के ऊपर गया तो चेंज करना है, लेकिन 7 के अंदर भी अगर कोई छोटा प्रोसेस आता है तो उसको फिट कर देना है। तो ऐसी भी चीजें कर सकते हैं गेट के पेपर में। सो यू हैव टू बी रेडी। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट थिंग इज टू मेक अ गैंट चार्ट, मतलब गैंट चार्ट के बिना तो सॉल्व होगा नहीं। सो लिख लेते हैं सबसे पहले ABCD, देन वी हैव 0 अराइवल, 2 अराइवल, 4 अराइवल, 6 अराइवल। ट्राई करिएगा कि अराइवल टाइम के ऑर्डर में ही लिखते हैं। उसके बाद वी हैव 10 6 3 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे यहाँ थोड़ा सा। एंड इफ यू सी हमारे पास टोटल कितने साइकिल्स हैं, बर्स्ट हैं, तो इनको जल्दी से मन में कैलकुलेट कर लीजिएगा। 19 + 7 26। तो अज्यूमिंग ये 26th टाइम है और ये है 0th, तो 0th पे हमारे पास क्या है, A है एंड 1 2 यहाँ तक ही चलेगा जब ये प्रोसेस आएगा। वी हैव A एंड A, नो वंस वेटिंग। सो अभी वेटिंग टाइम में कुछ गया नहीं है, वेटिंग वाले हम यहाँ लिख देंगे ऊपर ऐसे करके। ठीक है, अब क्या होगा, B आ गया। B है 8 से तो छोटा ही है, तो हम इसको प्रीएम्प्ट कर लेंगे। पहले SRTF कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव वाला। अब ये हुआ 1 2,
मतलब कि ये हो गया 4 बी बी। अब आ गया हमारे पास सी। सी है छोटा तो सी होगा एग्जीक्यूट पूरा, क्योंकि उससे छोटा तो कोई है नहीं। अब इसको करेंगे सी सी सी। उसके बाद आ जाएगा डी हमारे पास, बट डी नहीं होगा, सबसे पहले होगा बी। डी के 4 स्पेसेस, उसके बाद डी के 7 स्पेसेस और ए के 8 स्पेसेस। ठीक है, ये 8 स्पेसेस हैं, ये 7 स्पेसेस हैं, ये 4 स्पेसेस हैं। और सी का भी अगर इसी तरह लिखना चाहें तो ये है सी के 3 स्पेसेस। यहाँ पे वेट कर रहा है ए, यहाँ पे वेट कर रहे हैं ए और बी, यहाँ पे वेट कर रहा है ए, यहाँ। और हाँ, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे डी आया है वो भी देखना है। तो 1 2 यहाँ पे डी आया है, तो यहाँ पे तो बी और ए वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बी ए डी वेट कर रहे हैं। अब ए डी वेट कर रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ ए वेट कर रहा है और यहाँ पे कोई भी वेट नहीं कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरीके से आप लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 7 8 9 के बाद यहाँ पे हमारे पास बर्स्ट हैं, तो 2 इंटू 4 8, तो यहाँ पे 9 लिख लिया, 9 प्लस 8 प्लस 7, तो ये हो गया हमारा टोटल ऑफ 24। टोटल वेटिंग टाइम 24 है, एवरेज वेटिंग टाइम होगा 6। और अब एक बार देख लेते हैं आंसर की बोल लेता हूँ यहाँ पे। सिंस SRTF हैज 6 इन 2 ऑप्शन, सो आइदर ऑफ दीज आर ट्रू। अब क्या करना है, NPSGF का निकालना है, 7 या 7.5 है। सिमिलरली ऐसा एक गैंट चार्ट बनाएंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो अभी हमारे पास क्या ए है, स्टार्टिंग में तो ए ही आया था। सिंस दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव तो चलेगा ए, पूरा 10 तक ए चलेगा। नाउ व्हाट डू वी हैव बी सी एंड डी, क्योंकि 6 तक तो सारे ही आ गए, यहाँ ये 6 है ना, यहाँ तक सारे आ गए। अब क्या होगा कि हमें देखना है अब कौन सा शेड्यूल होगा। शॉर्टेस्ट जॉब है तो पहले सी फिर बी फिर डी, बिकॉज सी बी डी लाइक दैट। नाउ वी हैव सी बी एंड देन डी। अच्छा, अब वेटिंग्स 1 2 पे कोई वेट नहीं कर रहा है, दूसरे के बाद से बी ने वेट करना शुरू किया, 3 4 5 6 तक BC ने वेट किया, और 6 के बाद 7 8 9 10 यहाँ पे किया BCD ने वेट। ठीक है, अब यहाँ पे C शेड्यूल हो गया, तो यहाँ पे BD वेटिंग, यहाँ पे D वेटिंग एंड देन देयर इज नो वेटिंग। तो ये हमारा वेटिंग वाला हिस्सा बन गया। यहाँ तक क्विकली कैलकुलेट करते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू C का बर्स्ट कितना था 3, 2 इंटू 3 6 एंड D is since 1, B का बर्स्ट था 6, तो दिस इज ऑल्सो 6। तो दिस इज आवर टोटल वेटिंग टाइम 12 12 24 24 एंड 4 28 एंड 2 30। तो 30 डिवाइड बाय 4 होगा 7.5। आंसर होना चाहिए। सो देखते हैं कि आंसर बी है क्या क्वेश्चन 37 का। सो 37 सेट 2 है, यस 37 इज ए, सॉरी सी। तो एक्चुअली हम गलत की देख रहे थे, वो 2025 का की था, ये 2024 का की है, पेपर 2024 का है। सो 37 का बी है एंड दैट्स ओके। सो दैट वाज वन ऑफ द मेथड्स जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई मीन मुझे ये मेथड थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि इसमें ना हम ये कैप्चर करके तुरंत सामने सामने विजुअल्स देख सकते हैं कि कितने समय में क्या एग्जीक्यूट हुआ, तो हम उस हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जो कि एक्चुअल फॉर्मूले वाला मेथड है। तो वेटिंग टाइम इफ यू सी इट्स टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट, तो कितना टोटल टाइम प्रोसेस ने अंदर वहां पे स्पेंड किया माइनस उसका बर्स्ट टाइम कितना था, मतलब कितने CPU साइकिल्स यूज करता है, बाकी जितना बचा वो वेटिंग टाइम हो गया। अब टर्न अराउंड टाइम को भी अगर मैं फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना है तो उसको हम बोल देंगे ऐसे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब वो कंप्लीट कब हुआ और अराइव कब हुआ उसके बीच का जितना समय हुआ वो टर्न अराउंड टाइम हो गया। सो वेटिंग टाइम इज एसेंशियली कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, इतना समय उसने वेट किया। अब क्या होगा कि जैसे ये अपने क्वेश्चन किया, ये मैं थोड़ा सा आगे लिख लिया था, तो ए यहाँ पे अराइव हुआ, ए का अराइवल टाइम हमें पता चल गया, और बिल्कुल इसी तरीके से एक एक टाइम क्वांटम लेके इस तरीके का गैंट चार्ट बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंप्लीशन कब कब हुआ है सी बी डी ए का। तो ए का तो 26 पे ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबका मिला के 26 है, तो लास्ट टाइम 26 होगा। अब ए के पास जैसे 8 सेकंड्स बचे थे, तो पीछे 8 सेकंड अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा 18, 18 से 7 पीछे जाएंगे तो 11 मिलेगा, 11 से 4 पीछे जाएंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, और ये 7 तो हमने क्वांटम स्लाइस कर ही लिए हैं। अब ये सारे हो गए कंप्लीशन टाइम्स, ये हो गया बर्स्ट टाइम, ये हो गया अराइवल टाइम। तुरंत वेट टाइम कैलकुलेट करके हम दे सकते हैं आंसर। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है। तो 26 -0 -10, तो ए का वेटिंग टाइम कितना हुआ 16। ए का लिख लेंगे हम 16, उसी हिसाब से बी का लिख लेंगे, या पहले डी का लिखते हैं 18 -6 -7। तो 18 -6 -7 कितना हुआ, 18 -6 12, 12 -7 5, तो डी का हो गया 5,
बी का देख लेते हैं, 11 - 2 - 6 मतलब कि 11 - 8 मतलब 3, और सी का होगा 0 ऑब्वियसली बिकॉज 7 - 4 - 3 0। इसका सम हो गया 24 और 24/4 6, तो 6 हो गया एवरेज वेटिंग टाइम। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें बस ये फायदा है कि हमें पर प्रोसेस वेटिंग टाइम्स मिल गए। बाकी फास्टर, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये मेथड फास्टर लगता है। आपको अगर ये लगे तो आप ज़रूर इसी से करिए। आप मॉक टेस्ट देके देखिए, एक बार इससे एक बार इससे करिए और देखिए कि कितना समय लगता है आपको ये दोनों क्वेश्चंस करने में, या एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करने में। जो भी आपके हिसाब से फास्ट हो आप वो करिए। 2024 में तो यही था, 2025 का भी हमने पेपर देखा नहीं है, बट इस पे काफी डीप डिस्कशन हो गया, तो 2025 में अगर कोई होगा तो उसे तुरंत सॉल्व करते हैं। तो चलिए जल्दी से दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये 2025 के पेपर में दो क्वेश्चंस आए थे, एक सेट 1 में और एक सेट 2 में आया था। तो ये दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले सेट 1 का क्वेश्चन, कंप्यूटर हैज टू प्रोसेसर्स M1 एंड M2, चार प्रोसेसर्स हैं जिनका बर्स्ट दिया हुआ है और अराइव एट द सेम टाइम, मतलब कि सब जीरो पे अराइव हो रहे हैं। तो लिख लेते हैं जल्दी से, P1 2 3 4 लिखेंगे, जल्दी जल्दी से लिखेंगे 0 0 0 0 एंड देन वी हैव 20 16 25 एंड 10। ठीक है, ये अपना अराइवल हो गया, ये बर्स्ट हो गया। वी हैव नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मतलब कि जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा, और नॉन प्रीएम्प्टिव है तो पूरा एग्जीक्यूट होगा तभी दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, M1 का प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है और M2 का प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम गैंट चार्ट बना लेंगे दोनों के लिए। बेसिकली अभी क्या होगा कि दो प्रोसेसर्स हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे P1 चला जाएगा, यहाँ पे P2 चला जाएगा, और दोनों में नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है तो पहले ये पूरे होंगे। अच्छा, P1 कब पूरा हो रहा है, 20 पे पूरा हो रहा है, P2 पूरा हो रहा है 16 पे, यानी कि 16 के बाद ये खाली हो जाएगा और ये P3 को शेड्यूल कर सकता है। तो अब ये P3 को शेड्यूल करेगा, 16 + 25 41, सो 41 पे P3 कंप्लीट होगा, और सिंस 20 पे खाली हो गया तो P4 हमारे पास बचा सिर्फ, और P4 को ये शेड्यूल कर देगा क्योंकि बाकी प्रोसेस हो चुके हैं या तो शेड्यूल हो चुके हैं। सो P4 विल बी हियर फॉर 10 एंड दिस इज 30, दिस इज P4। ठीक है, डन। अब ये खाली हो जाएगा बट there are no other processes to schedule, so P3 will get scheduled accordingly. What will be the average waiting time of the processes in milliseconds while ignoring the context switch time? अच्छा, अभी सारे ही वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये दोनों शेड्यूल हो गए, तो ये दोनों P3 और 4 वेट कर रहे हैं। So 3 and 4 are waiting up till 16 seconds. That means 2 into 16 32, तो यहाँ तक हो गया। अब सिर्फ P4 वेट किया 4 सेकंड तक, तो 4 into 1 that's 4 seconds of waiting here. अब P4 भी शेड्यूल हो गया है 20th पे, तो देयर इज नो मोर वेटिंग, दैट्स जस्ट आई थिंक 36 एंड वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 4, सो आंसर आना चाहिए 9। चलिए देखते हैं, इसका आंसर 9 है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए, दैट इज 9 एंड दैट्स करेक्ट। तो आपने देखा कितनी इजीली गैंट चार्ट बना के हमने बस कुछ लॉजिकली बस ये सोचा कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है, तुरंत हमारे पास आंसर आ गया। सो इसको करने के लिए 2 मिनट 45 सेकंड तो आई थिंक बहुत एम्पल टाइम है, शायद अगर 45 सेकंड बच भी जाए। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ शायद, इसलिए यहाँ पे आपको लगेगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, आप मॉक टेस्ट जब देंगे ना और ये मेथड यूज करेंगे तो पक्के से 2 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। अगर 45 सेकंड से लेके 1 मिनट तक समय बचेगा दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब करते हैं सेकंड सेट ऑफ पेपर का क्वेश्चन ऑफ 2025। अच्छा, जैसे कि हमने लास्ट 2 इयर्स में देख लिया कि 4 सेट में 3 बार ये क्वेश्चन आ गया, तो 75% तो ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये एक क्वेश्चन आना ही आना है और ये 2 नंबर का जरूर होगा, तो रेडी रहिएगा। 2 नंबर तो फ्री के। फिर से वही काम करते हैं, P1 2 3 4 लिखते हैं जल्दी जल्दी। अराइवल टाइम है 0 1 2 8 एंड द बर्स्ट आर 10 13 6 9। SRTF का एल्गोरिथम यूज करना है with ignoring context switch times. Which one of the following correctly gives the average TAT of the 4 processes? तो TAT क्या होता है? TAT मतलब जब से प्रोसेस आया और कब तक रहा। तो since this is SRTF तो थोड़ा थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का। तो 0 पे ये आया P1, तो यहाँ पे चलेगा P1 और उसके बाद भी P1 ही चलेगा। अब चलेगा P3 पूरे 6 यूनिट्स तक, ये हो गया 8, यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब 4 आ चुका है, 8 पर आया ना एग्जैक्ट, हाँ ये आ चुका है। तो अब सबसे कम समय देखो बचा है अभी P1 में, क्योंकि P1 के केवल 2 साइकिल्स हुए हैं 10 में से, तो बचे हैं 8 साइकिल्स। तो ये होगा P1, ये चलेगा 16 तक। 16 के बाद अपना चलेगा, ये 3 चल चुका है और P1 चल चुका है। अब चलेगा 4, 16 + 9 25 तक 4 चलेगा और 2 चलेगा अपना 38 तक। ठीक है, तो
यहाँ पे P2 आया है, यहाँ पे P3 आया है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे P4 आया, यहाँ पे P1 आया। ओके, सो P1 व्हेन डिड इट एंड? इट एंडेड हियर। यहाँ पे एंड हुआ है P3, यहाँ पे एंड हुआ है P4, यहाँ पे एंड हुआ है P2। ठीक है, तो 1 से लेके 38 तक 37 हुआ इसका TAT। 3 का आप देख सकते हैं 2 से लेकर 8 तक यानी 6 हुआ इसका TAT। 1 का 0 से लेकर 16 तक हुआ TAT और 2 का तो एक्चुअली हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड व्हाट वी नीड द TAT ऑफ? वी नीड द TAT ऑफ 4, तो 4 है 8 से लेके 25 तक, मतलब कि 17। तो 17 MS का TAT हो गया P4 का। अब इनको ऐड करके डिवाइड करना है 4 से, तो कर लेते हैं। हाँ, तो ये 19 आ चुका है आंसर। अब वहां पे भी कैलकुलेटर होता है वैसे। तो 26 का D की ऑफ सेकंड, 26 का हमारे पास D आंसर आ चुका है। एंड दैट्स हाउ यू इजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप गैंट चार्ट बनाएंगे ना, 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व होगा। 2 मिनट तो मैक्सिमम बोला मैंने, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं जल्दी जल्दी अगर इसे आप करें तो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, आराम से 1-1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये हमने CPU शेड्यूलिंग के आप क्वेश्चंस देख लिए। समय थोड़ा कम बचा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी जो बात करनी है वो कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो बात करनी थी, वैसे तो काफ़ी सारी करनी थी, बट अभी थोड़ा समय कम बचा है, तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम प्रोमिनेंटली देखी हमने, वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दोज आर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स का मतलब बस इतना है कि अगर कोई भी शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड कोड या फिर कोई शेयर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयर्ड रजिस्टर या कुछ भी है, it is being accessed by 2 different processes within an operating system. तो how does operating system makes sure कि ये जो shared resource है it is staying consistent? कंसिस्टेंसी का मतलब आपको अगर समझाऊं तो DBMS पढ़ा है, कंसिस्टेंसी पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ जाएंगे तुरंत। लेकिन अगर नहीं पता कंसिस्टेंसी का मतलब, तो बस इतना हुआ। लेट्स से एग्जांपल देके बता देता हूँ। लेट्स से प्रोसेस 1 ने कोई फाइल रीड करी, वो रीड कर रहा है बेसिकली, अभी इस समय रीड कर रहा है। अब क्या हुआ कि आधी फाइल रीड करने के बाद वो प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, P2 आया, उसने पूरी फाइल में कुछ और चीज लिख दी। अब क्या होगा, जब P1 दोबारा यहाँ मिडिल पॉइंट से रीड करना शुरू करेगा ना, तो उसको आधा ये वाला डेटा मिलेगा, आधा ये वाला डेटा मिलेगा। तो वो चीज हो गई इनकंसिस्टेंट, मतलब कि आधा गलत आधा सही, कुछ ऐसा। तो इस चीज को इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। ऐसा ना हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसलिए कुछ सिंक्रोनाइजेशन टूल्स या सॉल्यूशंस या एल्गोरिथम्स OS इम्प्लाई करता है अपने अंदर, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो ये हुई कंसिस्टेंसी की बात। अभी बस थोड़ी सी बात कर लेंगे क्रिटिकल सेक्शन की। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन इज अ सेगमेंट, अ पीस ऑफ कोड और इंफॉर्मेशन विद इन मेमोरी विच can be accessed by multiple processes. Only one process can access critical section at one time. For example, अभी हमने फाइल की बात की, इसको रिप्लेस कर देते हैं क्रिटिकल सेक्शन से। लेट्स से कि ये कुछ अमाउंट ऑफ कोड है, P1 एंड P2 वांट्स टू एक्सेस दिस। लेट्स से P1 ने इसको आधा एक्सेस किया था और आधा एक्सेस करने के बाद P1 प्रीएम्प्ट हो गया। अब आई P2 की बारी, तो हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि P2 इसको एक्सेस करना शुरू कर दे, बिकॉज P1 अभी यहाँ पे अटका हुआ है, P1 एक्सेस करेगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट क्रिटिकल सेक्शन की उसे एक प्रोसेस ही एक्सेस कर सकता है एक बार में। अच्छा, अब क्रिटिकल सेक्शन के आइडेम्पोर्टेंट एक्सेस के लिए जो भी सोल्यूशन बनाया जाता है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। सोल्यूशन को वो तीनों प्रॉपर्टी का पालन करना जरूरी है। तो फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड इज प्रोग्रेस, थर्ड इज बाउंडेड वेट। एक एक करके मतलब समझते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन बस इतना होता है कि अगर एक प्रोसेस है P1, वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कोई भी और प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, अगली चीज होती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर इस समय कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को प्रोसेस नहीं कर रहा है और कोई ऐसा है जो कि करना चाहता है, तो सिर्फ वो प्रोसेस जो कि बाकी उस प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं, केवल वो ही कंप्लीट करेंगी क्रिटिकल सेक्शन के लिए। तो क्रिटिकल सेक्शन जो होता है जनरली, उसके ऊपर होता है एक एंट्री सेक्शन, उसके
बाहर होता है एक एग्जिट सेक्शन, और ये एक क्रिटिकल सेक्शन का ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक के नीचे आता है रिमाइंडर सेक्शन। इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग द रिमाइंडर सेक्शन इन कोड, देन इट कैन नॉट compete to access द क्रिटिकल सेक्शन। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी हुई, ठीक है। अब आते हैं बाउंडेड वेट पे। बाउंडेड वेट क्या होता है? ये जो एक बाउंड या लिमिट है जो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करनी चाहिए आइडियली, कि कितनी बार, लाइक हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार दूसरे प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं उसके बाद जब एक प्रोसेस ने अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने का रिक्वेस्ट किया और उसका रिक्वेस्ट अप्रूव होने से पहले। मतलब कि जैसे P1 है, P1 ने रिक्वेस्ट किया मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो इस पे एक लिमिट होनी चाहिए कि कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो यानी ये 3 बार क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर सकता है, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद अब ये दोबारा क्रिटिकल सेक्शन नहीं जा सकता, इसे एक फ्रेश रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। बस सिंपल भाषा में इतनी बात हुई कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक ही हम क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी क्रिटिकल सेक्शन की। ठीक है, इसके बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, सोल्यूशंस में लिमिटेशंस होती हैं, उसके ऊपर और सोल्यूशंस होते हैं, उसके ऊपर और प्रॉब्लम्स आती हैं और सोल्यूशंस होते हैं। तो वो सब हम बात करेंगे अगले लेसन में। अभी वापस आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन ऑन यूट्यूब। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।